इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो भाई, आज फिर से तुम लोगों को परेशान करने हम आ गए। कोई बात नहीं सर। नहीं सर। आ, ये बताओ, लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करे थे हम लोग? तो गॉस लॉ बताया था सर गॉस लॉ में क्या पढ़ रखा है? हर्ष, हाँ हर्ष अग्रवाल बताओ। हर्ष सर मेरी अग्रवाल, पिछली क्लास मिस हो गई थी, तो शॉर्ट में बता सकते हैं जो आपने पिछली क्लास में बताया था। उसका पीडीएफ भेजा था, देखा था तूने? हाँ सर, मैं वही पढ़ रहा था। तो अभी पढ़ रहे थे? वो सर पहले भी पढ़ा था। हम्म, तो सर एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। बता। अनुज, आप बताओ बेटा, क्या क्लास में पिछले डिस्कस हुआ है? अनुज, अनुज बोलो, लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ है? हर्ष ठाकुर, आप ही बताओ भाई। ये और कोई? अनुज तो बोलता नहीं, बहुत कम बोलता है। यस सर। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस किया गया है? सर फर्स्ट को मैं एब्सेंट था, 31st को था क्लास। हर्ष पुरिया, आप बताओ। यस सर। सर लास्ट क्लास में हमने फ्लक्स बाउंडेड बाय सरफेस एरिया और बाय चार्ज आउटसाइड किया था पूरा, जिसमें आपने क्वेश्चन क्या कराए थे सर, जिसमें चार्ज आउटसाइड था सरफेस के, और हमने फिर कंस्ट्रक्ट करके वैसे ही सिस्टम निकाला था उसके वैल्यू। कुछ आपको अपने सेल्फ वर्किंग के लिए भी कुछ दिया था काम? यस सर, एक यस क्वेश्चन दिया सर, था। एक क्वेश्चन यस था। सर, क्वेश्चन दिया था आपने। सॉलिड एंगल निकालने के यस सर, लिए सॉलिड एंगल निकालना था डिस्क। करा? कितने लोगों ने करा? किसी ने नहीं किया? हर्ष ने सर किया। किया था पर सॉल्व नहीं हुआ, ज्यादा मतलब कंफ्यूजन समझ में। ओके, कोई बात नहीं, चलो देखो। तो लास्ट क्लास में हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बातें कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले तो ये बताया गया आपको कि किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स क्या बाउंड होगा। वो इस बात का मेजरमेंट होता है कि कितनी फील्ड लाइंस उस सरफेस को पियर्स कर जिसको वेक्टर की तरीके से दिखाते हैं। डी फाई को लिखने का तरीका है ई डॉट डी एस, जहाँ पे ds आपका एलिमेंटल एरिया का वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन है। एरिया का वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंटेशन का जो डायरेक्शन है वो है, और जहाँ पे वो एलिमेंटल एरिया प्लेस्ड है वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो, जिनके दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो डी फाई होगा
दैट कैन बी रिटन एज ई डी एस cos थीटा से। एंड नाउ अगर आपको एक फाइनाइट एरिया के करेस्पॉन्डिंग फ्लक्स को लिखना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट इट, है ना। किसी भी सरफेस के करेस्पॉन्डिंग अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो यस मान लो कि सरफेस का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो दिस विल गिव यू द फ्लक्स बाउंडेड बाय दैट सरफेस। ठीक है। गॉस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होगा ई डाटा ऑफ डी एस फॉर ए क्लोज सरफेस, और इंटीग्रेशन में जब आप ऐसे सर्किल बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि जिस कंटूर के लिए आप वो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो क्लोज्ड है। ठीक है। अगर लाइन है तो वो एक एरिया को रिप्रेजेंट करने वाला, एक एरिया को इंक्लोज करने वाली लाइन होगी। अगर सरफेस है तो एक वॉल्यूम को इंक्लोज करने वाला सरफेस होगा। ठीक है। तो ई डाटा ऑफ डी एस दैट इज इक्वल्स टू चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट कैन बी रिटन लाइक दिस वन। इसको क्या बोलते हो आप? गॉस थ्योरम। इसको गॉस थ्योरम के रूप में जो है आप रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है भाई। अब इसमें आपको बताया हमने कि कोई भी अगर ओपन सरफेस है, उस ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स आप लिखना चाहते हैं, तो अगर ओपन सरफेस से एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज अगर सॉलिड एंगल कितना सस्टेंड हो रहा है उसके बारे में जानकारी अगर बना सकते होंगे तो वहां पे फ्लक्स को लिखने के लिए यूज कर सकते हैं क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल को, है ना। ये फॉर्मूला भी दिया गया आपको कि किसी Yes, भी sir. ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स लिखना है या किसी भी सरफेस के लिए फ्लक्स लिखना है, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर द क्लोज एज वेल एज ओपन, सारे सरफेस के लिए। ठीक है। बट इट इज फॉर द क्लोज सरफेस ओनली। यस सर। ठीक है। तो सॉलिड एंगल कितना वो सरफेस एट द लोकेशन ऑफ पॉइंट चार्ज सब्सटेंड कर रहा है वो आपका ओमेगा है। तो फ्लक्स लिखना है तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सॉलिड एंगल से। कई सारे केसेस ऐसे भी हम लोगों ने डिस्कस किए जिसमें कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को बना करके हम लोग गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के भी किसी ओपन सरफेस से फ्लक्स के बारे में ऑब्जर्वेशन बना सकते हैं, ऐसा देखा यस गया सर। था ना। दो चार केसेस उसके यस सर। डिस्कस किए गए। अब Yes. इसको अगर हमको लिखना है, सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द रिलेशन जिसके इन्फ्लुएंस में कि हम सॉलिड एंगल को लिख पाए। तो उसके लिए हमने आपको एक केस डिस्कस करने को दिया था कि आप प्रयास करिएगा कि सॉलिड एंगल कितना सब्सटेंड हो रहा है वो निकालिएगा। एक सर्कुलर डिस्क थी जिसके एक्सिस पे कोई पॉइंट था एट दिस पोजीशन। इस तरीके से ये पॉइंट था कि दैट पॉइंट वाज गोइंग टू सस्टेन एन एंगल ऑफ एट द पॉइंट जो डिस्क है दैट इज गोइंग टू सस्टेन एन एंगल ऑफ दिस एंगल इज मान लो कि 2 थीटा का है या 2 थीटा नॉट कह दे रहे हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस सरफेस के द्वारा इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सस्पेंड हो रहा है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन बनाने को बोला गया था। तो आइए देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो सर्कुलर डिस्क हमने बनाई है जिसका रेडियस शायद आपको मेंशन कर दिया था हमने आर, है ना। उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं कि एक स्फीयर का हम पार्ट ले लेते हैं, एक ऐसे स्फीयर का पार्ट जिसका सेंटर इस पॉइंट पी पे है। तो अगर हम इस तरीके से एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडरेशन में लेते हैं जिसका सेंटर एट पॉइंट पी पे है जहां पे हमको सॉलिड एंगल चाहिए, यानी कि उस स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक का जो सेपरेशन है आर इसके बराबर है। तो अगर हम इस स्फीयर के सरफेस पे कोई एक एलिमेंटल सेक्शन ऐसे मान लो कि चूज कर लेते हैं, है ना, थीटा के एंगुलर पोजीशन पे डी थीटा एंगुलर विड्थ का ऐसे हमने एक एलिमेंटल एरिया ऑन दिस स्फीयरिकल सरफेस चूज करा। ये एंगल थीटा का है, ये डी थीटा का है। ठीक है।
तो अगर आपको इस रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा भाई, ये स्ट्रक्चर, हाँ, यस सर। यस सर। इस रिंग की एरिया अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस रिंग की एरिया जो है वो लिख सकते हैं। ये जो रिंग बन रही है इसका रेडियस हो जाएगा r sin थीटा। तो पेरीमीटर ऑफ द रिंग लिखना होगा तो 2 पाई r sin थीटा, उसमें ये पर्सन जो कि r dr है, r d थीटा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा क्या इसकी एरिया, 2 पाई r sin थीटा यस सर। इंटू r d थीटा। लिख सकते हैं क्या ये पर्टिकुलर रिंग जो चूज किया गया उसकी एरिया? यस सर। यस सर। और सॉलिड एंगल बाय एलिमेंटल एरिया को लिखने का तरीका क्या है, ds cos थीटा, जहाँ पे cos फाई हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि थीटा एक पहले से दूसरा रिप्रेजेंटेशन हमने यूज कर रखा है, cos फाई डिवीजन में r स्क्वायर, जहाँ पे फाई क्या होता है, जो एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है और उस पॉइंट से एरिया को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच का एंगल होता है। तो अगर ये सरफेस आपने स्फेयर का लिया है जिसका सेंटर यहाँ पे है पी पॉइंट पे, तो यहाँ से अगर इस पर्टिकुलर सरफेस को जोड़ोगे तो ये जो डायरेक्शन मिलेगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, यानी कि फाई की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं, बताना भी। सर एक बार फिर बताइए। अच्छा, जैसे जो ये फॉर्मूला आपको बताया था तो वहां पे आपको ध्यान में होगा कि अगर मान लो कि ये कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसका ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है डीएस का, और इसके द्वारा इस पॉइंट पे तुमको जो है सॉलिड एंगल चाहिए, तो इस पॉइंट को से इसके सेंटर का सेपरेशन आर हो और ये लाइन के साथ ये एंगल फाई हो, तो इस एरिया के द्वारा इस पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज गिवन बाय ds cos फाई बाई r स्क्वायर से। यस सर। अब ये जो एलिमेंट आपने लिया है एलिमेंटल एरिया रिंग के फॉर्म में, वो स्फीयर के सरफेस पे है, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो स्फीयर के सेंटर से इस रिंग को मिलाने वाली लाइन के अलोंग डायरेक्शन में ही तो होगा। स्फीयर के सरफेस के किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाते हो तो वो लाइन स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यस सर। हाँ, हाँ सर। तो जो आपका आर का जो डायरेक्शन है वो और एरिया का जो डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा फाई की वैल्यू जो इस एरिया के लिए है दैट इज 0। तो डी ओमेगा जो हमारे इस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा यहाँ पे सब्सटेंड होगा वो आप लिख सकते हो कितना, 2 पाई इंटू आर साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है क्योंकि ये स्मॉल है। टू पाई स्मॉल आर साइन थीटा इंटू स्मॉल आर दी थीटा, तो इधर में 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर साइन थीटा दी थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि फाई तो इधर में 0 हो गया तो cos 0 1 होता है। तो ये इसका सॉलिड एंगल का इंफॉर्मेशन हो गया इस एलिमेंटल रिंग के लिए। और डी ओमेगा का आर डी थीटा साइन थीटा आर डी थीटा ऊपर लिखा है ना। आर आर स्क्वायर लिख दिया ना यहाँ पे, ओके सर। ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ पाई साइन थीटा दी थीटा। अब इसमें अगर इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दे तो यहाँ पे जब हम एलिमेंटल रिंग बनाएंगे तो उसके लिए थीटा की वैल्यू 0, और यहाँ पे जब जीरो से लाएंगे तो उसके लिए थीटा नॉट। 0 से थीटा नॉट, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से थीटा नॉट की 0 से ओमेगा।
तो ओमेगा के लिए इंफॉर्मेशन हो गया 2 पाई कांस्टेंट है, बाहर हो गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा निगेटिव का होता है, तो नेगेटिव कॉस 1 माइनस का कॉस थीटा नॉट हो जाएगा ना। तो ये सॉलिड एंगल को लिखने का आपका फॉर्मूला बन गया। किसी भी डिस्क के द्वारा उसके एक्सिस पे एक पॉइंट लिया जाए जिसके पेरिफेरल पॉइंट को यानी कि कोण बनाने पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल का हाफ वर्टेक्स एंगल थीटा नॉट का हो, तो सॉलिड एंगल जो होगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा नॉट से लिखा जाएगा। अब इसी को हमने आपको रेडियस और हाइट के टर्म में लिखने के लिए बोला था ना। आपको बोला था कि यहाँ पे एच हाइट पे आर रेडियस का है, तो एच हाइट और आर रेडियस हो जाएगी इसकी, तो तुम अब ये थीटा नॉट तो लिख ही लोगे ना भाई, कॉस थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ से ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। तो ओमेगा को लिखने का ये बेसिक फार्मूले के रूप में याद कर लीजिए। ओमेगा के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस का कॉस थीटा नॉट की वैल्यू यहाँ से क्या लिखोगे, एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ h बाय अंडर रूट r आर स्क्वायर स्क्वायर h प्लस h स्क्वायर। तो दिस विल बी द सॉलिड एंगल। ठीक है, तो अगर कहीं कोई सिचुएशन आपको ऐसे दिखता है जहां पे कि आप सॉलिड एंगल का इंफॉर्मेशन इजीली बना सकते हो, तो वहां पे आप सॉलिड एंगल का इंफॉर्मेशन लिखते हुए आसानी से फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहां से बना सकते हैं। ठीक है, यस यस सर। सर। अब कैसे इसको यूज करना है जरा देखिए, इसको समझिए। जैसे मान लो कि आपको एक प्रॉब्लम दे दिया, प्रॉब्लम में क्या कहा कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर की है और जिसकी हाइट 2r की है, और इस सिलेंडर के ठीक सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया गया है ना। फाइंड द फ्लक्स बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के प्लेन सरफेस से फ्लक्स निकालना है कि कितना बाउंड होगा। ठीक है ना। तो अब अगर आप ये सॉलिड एंगल वाला इंफॉर्मेशन ध्यान में रखे हैं तो बड़े आसानी से आप ये जो प्लेन सरफेस है और ये जो प्लेन सरफेस है, ये दोनों के द्वारा इस चार्ज के लोकेशन पे कितना सॉलिड एंगल सस्टेंड होगा ये निकाल सकते हो ना। ये वाला एंगल कितना है, थीटा नॉट 45 डिग्री। 45 अपर डिग्री का 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपका इस फार्मूले के लिए थीटा नॉट की वैल्यू 45 हो गई, तो सॉलिड एंगल कितना सस्टेंड हुआ, 2 पाई 1 माइनस का कॉस 45 डिग्री एक प्लेन सरफेस के लिए हो जाएगा। और इस वाले प्लेन सरफेस के लिए भी सॉलिड एंगल इतना ही होगा, क्यों भाई, क्योंकि ये भी तो एंगल 45 का ही होगा। यस सर। दूसरे के द्वारा भी जो यस सॉलिड सर। एंगल सब्टेंड हो रहा है वो यही है, 2 पाई 1 माइनस का कॉस 45। तो दोनों के द्वारा टोटल सॉलिड एंगल सब्टेंडेड कितना हो गया, 2 पाई का 4 पाई हो गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2, है ना। यस। तो फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन आपको बताया ही है कि क्यू डिवीजन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सॉलिड एंगल से लिखते हो। यस सर। तो सॉलिड एंगल का ये इंफॉर्मेशन बन गया, यहाँ रख दीजिए। तो आप प्लेन सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड होगा वो आप लिख लोगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर रह गया 1 माइनस का 1 बाई रूट 2। ठीक है, यस सर। यस सर।
अब ये तुमको तरीका पता हो गया, तो अब इंटीग्रेशन से बचना है तो कर्व सरफेस से भी पूछेगा तो सिमिलर वे में निकाल सकते हो। फाइंड द फ्लक्स बाउंडेड बाय द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। फाइंड द फ्लक्स बाउंडेड by curved surface of cylinder। सिलेंडर के कर्व सरफेस के द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड होगा ये बताना है मान लो। तो गॉस थ्योरम आपको मालूम है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए चार्ज इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है ना। यस सर। तो क्लोज सरफेस बनाना है तो सिलेंडर का प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस दोनों मिला देंगे तो आपको कर्व पूरा क्लोज सरफेस हो जाएगा क्या। यस सर। दोनों प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस मिला दें, प्लेन सरफेस दोनों, है ना, केवल एक नहीं, दोनों प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस को मिला दें तो क्लोज सरफेस हो जाएगा। यस सर। और इस क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज कितना है भाई, क्यू का है, तो इट विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर। यस सर। तो कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स तुमसे पूछा गया था तो ये क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फ्लक्स बाय द प्लेन सरफेस। फ्लक्स बाय द प्लेन सरफेस जो कि हम पहले से निकाले पड़े हैं यहाँ पे इस केस के लिए, है ना। यस सर। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का 1 अपॉन रूट 2, यानी कि कर्व सरफेस के द्वारा जो है वो फ्लक्स जो बाउंड होगा वो लिखा जाएगा क्यू अपॉन रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस के लिए फ्लक्स का इंफॉर्मेशन हो गया। अब इसी बात को आपको इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन विल टेक ए मोर टाइम, इट विल टेक मोर टाइम। इंटीग्रेशन का प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी आपको बनेगा बट थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो यू मै यूज दिस पर्टिकुलर टूल वेन एवर आपको इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है। तो समझ में आ रही बात। यस सर। यस सर। अब देखो जरा ये बताओ, ये फटाफट आंसर करो। ये मान लो कि एक प्लेन सरफेस है ना, सर्कुलर, ठीक है, आर रेडियस का प्लेन सरफेस है भाई, और इसके इधर में पॉइंट चार्ज क्यू रखा गया आर डिस्टेंस पे, और इसके इधर में भी पॉइंट चार्ज रखा गया बट माइनस का क्यू रखा गया, और ये भी आर डिस्टेंस पे। ठीक है, दोनों एक्सिस ऑफ द सरफेस पे है, सरफेस के एक्सिस पे दोनों चार्ज हैं, आर आर के डिस्टेंस पे है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड बाय द सर्कुलर सरफेस। ये जो सर्कुलर सरफेस दिखाया गया है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फ्लक्स बाउंड होगा ये तुमको बताना है, जरा बताओ तो फटाफट।
ट्राई करो सब लोग। सर जीरो आएगा क्या? थोड़ा ध्यान से करो ना, थोड़ा ध्यान से करो, थोड़ा ध्यान से करो। मिला? हम्म। अच्छा, किसने बोला था जीरो? आदित्य, क्या किया था? बोल बेटा। सर फ्लक्स निकाल दिया था। सर फ्लक्स आया था, मतलब Q1 और Q2 दो मान लिया था, 1 और 2। और सर तो हाँ। Q1 पे आया फ्लक्स आया था Q/ε0 इंटू 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2, एंगल 45 डिग्री का आया था। और उसी तरह Q2 पे आया, जो एक चार्ज माइनस था, तो मैंने माइनस साइन ले लिया, तो अपोजिट हो गया, तो कट गया था। और लेकिन सर अगर डायरेक्शन देखें तो अपोजिट साइड में है, तो बदल जाए तो दोनों ऐड हो जाएगा। देखिए, आप देखो तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो फील्ड जो होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से फील्ड लाइंस होंगी इसके कारण ना। पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे फील्ड लाइंस होंगी, और इस चार्ज के कारण जो फील्ड होगी वो तुम्हारी ऐसे होगी भाई ना। बोलो। यस सर। तो दोनों के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, है ना, इधर से इधर को ही हो रहा है। तो दोनों के जो फ्लक्स हैं, दे आर गोइंग टू बी एड अप। ध्यान देना, अगर यस इधर सर। में भी प्लस का क्यू रखे रहते तो दोनों के जो फ्लक्स होते वो सब्सट्रैक्ट होते। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है उससे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर की होती, तो इसके कारण जितना पॉजिटिव होता, अगर ये भी चार्ज पॉजिटिव होता तुम्हारा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये फील्ड इधर प्रोड्यूस करता। सेम पोजीशन पे अगर होता तो आपको मिलता कि दोनों के फ्लक्स बराबर होते, कैंसिल हो जाते, बिना किसी कैलकुलेशन के आप आसानी से कह सकते थे। बट हियर क्या है कि यहाँ पे एक प्लस है, इसने इधर का फील्ड प्रोड्यूस किया है ऐसे, और इसने भी इधर का फील्ड प्रोड्यूस किया है ना, ऐसे। यस सर। तो दोनों से जो फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही हैं, दे आर गोइंग टू पियर्स दिस सरफेस फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, और वो सेम यस। डायरेक्शन में। तो दोनों के जो फ्लक्स होंगे दे आर पॉजिटिव, और एक का फ्लक्स आप लिख सकते हो सॉलिड एंगल से। सॉलिड एंगल कितना होगा? 2 पाई 1 माइनस cos 45, 1/√2। cos 45। है ना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तो केस किया है, ये हमारा आर डिस्टेंस पे है, तो ये तुम्हारा आर है, ये भी आर है,
तो ये 45 का एंगल होगा। ये तुम्हारा इंफॉर्मेशन था। तो ये cos 45 लिख लेंगे तो सॉलिड एंगल मिल गया ना। तो ये सर हो एक बार जाएगा। दोबारा बता दीजिए, सेम डायरेक्शन में क्यों होंगे? निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस चार्ज के तरफ होती है, और पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होती है वो चार्ज से दूर की तरफ होती है। तो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, उसने फील्ड इधर प्रोड्यूस करा था, उसका एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 से छोटा था, फ्लक्स पॉजिटिव था। आपने चार्ज इधर रखा था, वो निगेटिव था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और वो भी एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल बनाएगा वो 90 से छोटा बनाएगा। तो यहाँ भी फ्लक्स बाउंडेड पॉजिटिव होगा। ठीक है। Yes. तो अगर फ्लक्स बाउंडेड पॉजिटिव है दोनों ही चार्जेस के कारण, तो यू हैव टू ऐड देम। तो एक का सॉलिड एंगल आपने देखा कि ये है इतना, 1 माइनस का 1/√2। तो एक के कारण जो फ्लक्स हो गया वो हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 2π1 - 1/√2। दूसरे के कारण भी इतना ही होना है। क्यों? क्योंकि दूसरा चार्ज भी सेम सॉलिड एंगल सब्टेंड कर रहा है एट द लोकेशन, एंड बोथ द फ्लक्स आर पॉजिटिव। इसलिए टोटल जो फ्लक्स होगा, नेट जो फ्लक्स होगा वो φ1 + φ2 होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव फ्लक्स हैं। यानी कि क्यू डिवीजन में 2ε0 1 माइनस का 1/√2, ये जो एक के कारण था, ये 2π से 2π को काट के इसी का 2 गुना करने से टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स हमको मिलेगा, जो कि हो जाएगा पुराना जो क्वेश्चन था उसी का आंसर, इसका भी आंसर होगा 1/√2। ठीक है। यस यस समझ सर। में आई क्या बात ये? यस सर। यस सर। एक और प्रॉब्लम फ्लक्स निकालने का करिए, बट इसमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं यूज होगा। हियर वी हैव टू इंटीग्रेट। सर कब पता चलेगा कि सॉलिड एंगल यूज करना कि इंटीग्रेट करना? सर कैसे पता चलेगा कि सॉलिड एंगल देखो, यूज करना? जैसे जहां पे पॉइंट चार्जेस जगह जगह पे रखे रहेंगे, तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको सॉलिड एंगल के लिए दो एक स्टेटमेंट शुरू में भी दिया है ना, कि प्लेन सरफेस के ऊपर होगा तो सॉलिड एंगल 0 होगा, एज पे होगा तो 0 होगा। ये स्टेटमेंट दे रखा है पहले से। और किसी डिस्क के द्वारा किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है उसको लिखने का भी इंफॉर्मेशन आपको दिया है। तो जहां पे इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी वहां पे आप सॉलिड एंगल यूज कर लोगे, और जहां पे आपको सॉलिड एंगल लिखने का आपके पास कोई तरीका ही ना मिलेगा, तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे ये प्रॉब्लम बोल रहा हूँ। इंटीग्रेशन है लेकिन ये सिंपल है। ठीक है। तो अगर आप उस जगह को क्लिक करता है तो दिमाग अगर वहां पे हिट करता है तो वर्किंग आसान है प्रॉब्लम की, अदरवाइज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है एक तरीके से देखा जाए तो। एंड इन्फिनिटली लॉन्ग थ्रेड
ठीक है, ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारा मान लो कि ये डिस्क हो गई ना, आर रेडियस की ये तुम्हारी डिस्क है, और इस डिस्क के एक्सिस के अलोंग ये एक वायर को रखा गया इन्फिनिटली लॉन्ग है, जिसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का है, और इस वायर का एक एंड इस डिस्क के सेंटर पे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस डिस्क के द्वारा कुल कितना फ्लक्स बाउंड होगा। 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या कर सकते हैं, और अगर आपको कोई मिलता है क्वेरी इसका वर्किंग का तरीका, तो पहले आप मेरे से शेयर करिए और देन आप आगे बढ़िए। 2 मिनट का आप इस पे चिंतन करिए कि हाउ यू विल प्रोसीड दिस प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को सोचोगे कैसे। ये चीज को पहला मेन पॉइंट तो ये है कि प्रॉपर डायरेक्शन में अगर आपकी थिंकिंग आएगी तब जो है हम आसानी से कर पाएंगे। अगर थिंकिंग प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं बनेगी तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। इसलिए पहले इसको सोचिए कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड, देन शेयर करिए मेरे से और फिर आगे करिएगा। सर सर हाँ बोलिए। सर जो वो डिस्क रखा हुआ है सर, उससे मेरे हिसाब से जीरो फ्लक्स होगा सर, क्योंकि जो एरिया वेक्टर है और जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा सर वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग कंडक्टर से क्या कहते हैं, चार्ज चार्ज बॉडी से सर स्ट्रेट लाइन में एक सिलेंड्रिकल क्या कहते हैं मतलब कर्व शेप का जो सिलेंडर्स होता है ना, और उस तरह से बाहर निकलेगा तो सर दोनों 90 डिग्री बनाएगा, तो मेरे हिसाब से फ्लक्स जीरो होगा सर। आप थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको क्या बोला गया है कि ये वायर जो है वो यहीं से शुरू हो रहा है और इसके आगे ये इंफिनिटी तक जा रहा है। अगर इधर भी इंफिनिटी तक जा रहा होता तब इधर में फील्ड इस डायरेक्शन में होता और उस केस में फ्लक्स जीरो हो जाता। आपकी सोच सही थी, लेकिन इधर तो वायर ही नहीं है, केवल एक इंड है ये इस वायर का जो कि सेंटर पे है। तो वायर के एक एंड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वायर के परपेंडिकुलर नहीं होती है। होती है क्या? अगर एक नो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के एक एंड पे फील्ड पूछा जाए तो आपको याद होगा हमने डिराइव करा के रखा है, फॉर्मूला आपको दे रखा है। ये सर हाँ? लैम्डा बाय टू टू एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं भाई, ये तो मिड पोजीशन वाला पॉइंट है। एक इंड के सामने वाले पॉइंट के लिए डिराइव करा है कि नहीं? यस सर। क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब क्या फील्ड होती है? λ√2/4πε0d। हम्म, ये होता है भाई। कोई अगर एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है तो इसके एक एंड के सामने का कोई पॉइंट हो, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, डी डिस्टेंस पे पॉइंट हो, तो इसका एक कंपोनेंट होता है वायर से दूर की तरफ जो कि लैम्डा डिवीजन में 4πε0 डी के बराबर होता है, और दूसरा पैरेलल टू द वायर दूर की तरफ होता है और ये भी लैम्डा डिवीजन में 4πε0 डी के बराबर होता है। ठीक है, तो वायर के परपेंडिकुलर तो फील्ड है नहीं, तो जीरो तो होगा नहीं भाई। ये तो आपका सोचना नहीं सही रहा। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अगर आप इस वायर की वजह से कहीं यहाँ पे देखें आर सेपरेशन के पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक फील्ड का जो ओरिएंटेशन है वो तो इस एरिया के पैरेलल है ना, यानी कि लैम्डा यस सर। डिवीजन में 4πε0 डी वाला ये वाला कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो इधर की तरफ है, डी की जगह पे आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लैम्डा अपॉन 4πε0 आर, और दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ है लैम्डा डिवीजन में 4πε0 आर।
और आर सेपरेशन के जो भी पॉइंट्स होंगे हर जगह पे बराबर भी होगा। तो अगर मान लो कि आप इस डिस्क में से ऐसे एक रिंग काटो बेटा, जो कि आर रेडियस का है और जिसकी डी आर की विड्थ है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसके कारण तो इसके द्वारा कोई फ्लक्स बाउंड होगा नहीं, बट ये वाला जो कंपोनेंट है वो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो सिंपली दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या? यस सर। सर ये वापस बता दो। ये मैं कह रहा था कि इस वायर की वजह से आर सेपरेशन के जो भी पॉइंट होंगे हर जगह पे जो ये फील्ड होगी वो मैग्नीट्यूड तो यही रखेगी ना भाई, दोनों कंपोनेंट। यस सर। तो अगर आप इस वायर पे एक रिंग ऐसे उठाते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर का है और जिसकी रेडियल विड्थ डी आर की है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है उसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, इधर की तरफ होगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो तो परपेंडिकुलर हो गया एरिया वेक्टर के, तो इसके करेस्पॉन्डिंग फ्लक्स बाउंडेड 0 हो जाएगा। और ये वाला जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फ्लक्स। यानी सर। कि इस पर्टिकुलर फील्ड को लिखने का जो इंफॉर्मेशन है उसमें आप अपने इस रिंग की एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, ये पोर्शन की जो एरिया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको इसके द्वारा कितना फ्लक्स बाउंड हुआ है वो मिल जाएगा क्या? तो ये यस सर। आपका फील्ड हो गया। और रिंग की एरिया, ये रिंग है तुम्हारी, आर रेडियस की रिंग है भाई ऐसे, और इसका जो चौड़ाई है तुमने डी आर की लिया है, इसकी एरिया लिखनी है तुमको, तो क्या लिख सकते हो? इस रिंग के सर टू पेरीमीटर पाई में, आर डी आर। हाँ इस रिंग के पेरीमीटर में इसकी जो विड्थ है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा ना। यस सर। यस। तो 2 पाई आर में डी आर मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम द फ्लक्स बाउंडेड। यस सर। अब इसी तरीके से इस डिस्क को अगर हमको पूरा कवर करना है तो यहाँ पे एक रिंग लेंगे तो उसका रेडियस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे एक रिंग लेंगे तो उसका रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। कैपिटल आर। और हर एक के लिए फ्लक्स करके जोड़ना है, तो जोड़ना मतलब इंटीग्रेट करना होता है ना। तो इसी को हमको इंटीग्रेट करना होगा, कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल आर। कैपिटल आर। 0 से कैपिटल आर। तो पहले तो डी फाइव लिख लिया हमने, ये लेमडा डिवीजन में 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये 2 पाई कट गया, आर और आर कट डी आर। दिया, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? 0 से कैपिटल आर, 0 से 5। So this will give you the flux bounded by this disk. Phi equals to lambda r division में 2 epsilon naught।
ठीक है। यस सर। ये तो हो गया आपका कि कैसे आपको फ्लक्स के बारे में अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन बनानी है। 3 डिफरेंट तरीके हमने आपको समझाए, है ना, जो जिस प्रॉब्लम में सूटेबल बनेगा वो तरीका आप वहां पे यूज करेंगे। कहीं आपको सिमेट्री वाला दिख जाएगा तो सिमेट्री वाले क्राइटेरिया यूज करके आप फ्लक्स लिख लेना। कहीं सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है कि दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, जहां पे सॉलिड एंगल आप आसानी से लिख पा रहे होंगे चार्ज के लोकेशन पे एरिया के द्वारा, वहां पे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। और जब ये दोनों काम नहीं बने तब जाके इंटीग्रेशन करिए, है ना। यस सर। तो तीनों में सर इस क्वेश्चन में हम सॉलिड एंगल से कर सकते थे ना, उसमें बाहर में जाके एक्स पे जाके dx का एलिमेंट लेके उसका देख चार्ज लिख देख के। देख 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 दिक्कत क्या हो रही है। जैसे आप इसका जो है सॉलिड एंगल के बारे में सोचोगे तो सॉलिड एंगल तो इस एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पे सस्टेंड होगा ना। हम्म इस एरिया के द्वारा जो सॉलिड एंगल सस्टेंड होगा वो तो किसी पॉइंट पे सस्टेंड होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एलिमेंट उठाना पड़ेगा यस और सर। उसके करस्पॉन्डिंग ये दूरी x मानोगे, तब आप सॉलिड एंगल लिख पाओगे ना। यस सर, वैसे ही किया था लेकिन आंसर आ गया था। हाँ तो बता तो रहे आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है सॉलिड एंगल तब मिलेगा कि कितना सॉलिड एंगल इससे सस्टेंड हो रहा है, ठीक। और उसके इन्फ्लुएंस में आप फ्लक्स लिखेंगे और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में देखो तो यहाँ पे जो सॉलिड एंगल मिलेगा जस्ट इसके पास में वो 2 पाई का, और जब इंफिनिटी पे जाओगे तो सॉलिड एंगल जो होगा वो 0। ठीक है। यस सर। हम्म। तो वहां पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग हो जाएगी, ये आपको आसान सा बन रहा है। तो जहां जो हमको सुटेबल लगेगा वो तरीका यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां आपको 3 डिफरेंट तरीके इसीलिए समझा दिए कि एक अप्रोच कहीं आपको हेल्पफुल हो जाएगा, कहीं आप दूसरे अप्रोच को यूज कर सकेंगे, कहीं तीसरे को भी यूज कर सकेंगे। अब चाहे तो 2 अप्रोच आप किसी भी प्रॉब्लम पे लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला और सॉलिड एंगल वाला, ठीक है ना। सिमेट्री वाला तो रिस्ट्रिक्टेड है, वो सिमेट्री का सरफेस बनेगा तभी लगेगा, और नहीं बन रहा होगा तो सिमेट्री वाली क्राइटेरिया तो कतई आपको हेल्प नहीं करने जा रही। लेकिन ये दोनों चूंकि ये समेशन वाले तरीके हैं, इंटीग्रेशन वाले तरीके हैं, तो ये दोनों किसी भी प्रॉब्लम में यूज हो जाएंगे। जहां आपको जिसमें आसानी लगेगी, ठीक है, वहां वो तरीका आपको यूज करना है। इसीलिए दोनों को अलग अलग इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। हमारे पास जब यस हम सर। लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो हमारे पास सारे तरीके के अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, ठीक है, और साथ में उनको प्रयोग करना भी आना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। साथ में यस सर। उनका यूज करने भी आना चाहिए। अब कौन सा यूज करना है किसके लिए, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस और बार बार आप लड़ाई करते रहेंगे तो प्रैक्टिस होगी, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें इस वाले तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा वर्किंग सिंपल होगी। ठीक है। तो दैट इज यस सर। डिपेंडेंट ऑन योर प्रैक्टिस कि कौन सा तरीका कहाँ लगाए तो हमारा वर्किंग आसान हो जाए। ठीक है। यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। हो सर।
हरकिरत हरकिरत, समझ में आ रही बातें? यस सर। हैं? तो बोलते कुछ कम ही लोग हैं, हैं? कम ही लोग बोलते हो, कुछ ज्यादातर चुप ही रहते हो, हैं? अरे कुछ कुछ बोलते रहा करो। यस सर। हम्म। यस सर। चलो ठीक है। तो ये तो सिचुएशन या केसेस थे कि हमको फ्लक्स कैसे निकालना। अब गॉस थ्योरम का जो इंट्रोडक्शन दिया गया आपको, उसका हम लोग यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा। ठीक है, वो यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड फ्लक्स इवैल्यूएशन के लिए, तो ऑलवेज वैलिड है। ठीक है ना, क्लोज सरफेस से जब भी आपको फ्लक्स लिखना होगा, आंख बंद करके आप गॉस थ्योरम को यूज करिए, यू कैन फाइंड द रिजल्ट क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस में गॉस थ्योरम कुछ रिस्ट्रिक्टेड केस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है इवैल्यूएशन जो है, उसमें भी गॉस थ्योरम आपको हेल्प करेगा, लेकिन हर जगह नहीं। ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि ऐसा सरफेस आप यूज कर पावे, बना पावे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई किस शेप का होना चाहिए, दैट सरफेस कैन बी इमेजिन, अपने से आपको इमेजिन करना है। ठीक है, सरफेस कैसा होना यस चाहिए? सरफेस हमारा ऐसा होना चाहिए, जहां पे गॉस थ्योरम को अप्लाई करके फील्ड निकालना है, उसकी बात कर रहे हैं। सरफेस हमारा ऐसा होना चाहिए जिस सरफेस पे पड़ने वाले हर पॉइंट पे जो फील्ड है, उसका मैग्नीट्यूड हम आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जज कर पावे कि इक्वल होगा। क्योंकि ई डॉट डीएस है इंटीग्रेशन में ना, तो ई इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा तभी तो वो फील्ड लिखने के लिए यूज हो पाएगा। यस ठीक है, अगर ई इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकलेगा तो आप उससे तो फील्ड निकाल नहीं पाओगे। तो सरफेस यस हमारा सर। ऐसा होना चाहिए जिसके लिए कि ई डॉट डीएस किए जाने पे ई इंटीग्रेशन से बाहर निकल सके। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में आप गॉस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, यस सर। यस सर। तो नोट कर लो एक लाइन, गॉस थ्योरम कैन बी यूज फॉर evaluation of electric field intensity in certain type of symmetry in distribution of charge। और वो क्या क्या है सिमेट्री? वो पहला, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री हो अबाउट ए पॉइंट। सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज
अबाउट ए पॉइंट। दूसरा, सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट ए लाइन। और तीसरा है, ये लाइन है, टाइम नहीं है। सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अबाउट ए प्लेन। ठीक है ना? ये तीन तरीके की जो सिमेट्री है, इनमें से अगर कोई सिमेट्री होल्ड हो रही है तो वी कैन यूज गॉस थ्योरम फॉर इवेल्युएशन ऑफ क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स के लिए हमारा हमेशा अप्लीकेबल है। ठीक है ना? क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स लिखना है, उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं बता रहे हैं। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम का यूज करके, तो वहां पे ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरीके का अगर कोई अरेंजमेंट दिख रहा है तो एक तरीका तो तुमको बताया हमने कि बेसिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस था। दैट वाज ए कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग केस, है ना? बट उसी प्रॉब्लम को, उसी इंफॉर्मेशन को जो पीछे में हम लोगों ने किया, उसी को अगर हम गॉस थ्योरम का हेल्प लेकर के करते हैं, जहां पे अप्लाई हो पाएगा वहीं पे हमेशा नहीं कर पाएंगे, तो हम जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी जानकारी को बना सकते हैं। ठीक है ना? कैसे इसको यूज करना है उसके लिए हम केसेस की बात करते हैं अभी, बट उसके पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पहले से दिया है ना? यस सर। कंडक्टर आप किसको Yes, कहते हो sir. भाई? सर जो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास जिसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती allow electricity to pass through it. विच अलाउड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, ऐसा हमने बताया है कि तुम अपने से जो पहले से याद रखे हो वो बता रहे हो? कंडक्टर के लिए हमने कुछ बताया है पहले? जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, वो वो बेसिक क्राइटेरिया है, वो चीज को ध्यान रखना है ना। वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास कराता है। वो ना रहेगा तो नहीं करेगा। वो जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे अपीयरेंस में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो आओ देखते हैं कि कंडक्टर का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर क्या है, पहले तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये मान लीजिए कि एक कंडक्टिंग मटेरियल का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है। तो आपको बताया हमने क्या कि इसमें जगह जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल से बाउंडेड नहीं है and they are free to move throughout the volume of this conductor, है ना। इस कंडक्टर के पूरे पूरे वॉल्यूम में मूव करने के लिए फ्री है। संख्या भी इनकी बहुत बड़ी है ना। ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्री या लिबरेटेड होता है पर एटम। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एक मोल में जो एटम की संख्या होती है 10⁻23 के रेंज की होती है ना। हाँ सर 6 अवगाद्रो Yes, sir. अवगाद्रो। तो इतने इलेक्ट्रॉन एक मोल में फ्री होंगे, दे वेयर नॉट अटैच टू एनी ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल। ठीक है ना। तो आप उनको कंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं, कंडक्टर के रूप में उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये हम जगह जगह पे दिखाए हैं इलेक्ट्रॉन, बट ये यहाँ पे फिक्स ऐसे नहीं है, रैंडम मूव कर रहा है। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे सब मूव कर रहे हैं। रैंडम सबका मूवमेंट है ना। कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपस में टकरा रहे हैं, उसके कारण मोशन इनका रैंडमाइज भी हो रहा है। और ये कहीं पे सेग्रीगेटेड नहीं है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द होल वॉल्यूम, जिससे कि पूरा का पूरा जो मेटल का वॉल्यूम है, कंडक्टर का वॉल्यूम है, वो न्यूट्रल है। ठीक है। Yes, sir. अब मान लो कि हमने क्या किया कि ये जो कंडक्टर है इसको ले जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ऐसे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट की फील्ड है, इसमें हमने कंडक्टर को ले जाके रख दिया, जिसका डायरेक्शन क्या है, बाईं तरफ से दाईं तरफ, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ फील्ड का डायरेक्शन है। तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? सर उल्टा लगेगा ना सर, नेगेटिव चार्ज। हाँ, आपको मालूम है कि फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कैसे लिखा जाता है, क्यू इंटू ई से लिखा जाता है, जहाँ पे क्यू हाँ जो है चार्ज को विथ नेचर रखना है ना। तो Yes, sir. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इधर बाईं तरफ लगेगा ना। ये Yes, इलेक्ट्रॉन sir. पे जो फोर्स लगेगा वो बाईं तरफ लगेगा। हाँ सर। ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बाईं तरफ लगेगा। तो ये इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने रेंडम मोशन को रखते हुए धीरे 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 बाईं तरफ मूव करेंगे। ठीक है। और जब इस वाले सरफेस पे आएंगे तो ये यहाँ से बाहर निकल नहीं सकते, यहीं पे आकर के इकट्ठा होने लगेंगे। यस सर। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है उसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ मूव करेगा। अगर फील्ड दाहिनी तरफ लगाया है तो इलेक्ट्रॉन बाईं तरफ मूव करेगा, और उसके इन्फ्लुएंस में ये इस वाले सरफेस पे आकर के इकट्ठा होने लगेंगे, कलेक्ट होने लगेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा इस मेटल का जो वॉल्यूम है वो न्यूट्रल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर में आ गया, कलेक्ट हो गया, उसी के करस्पॉन्डिंग इधर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा भाई। Yes, हाँ sir. सर। पोलराइज हो जाएगा। ठीक है। इधर में आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर में निगेटिव चार्ज आ गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा, जो कि बाईं तरफ होगा ना। यस यस। सर। प्लस से माइनस की तरफ होता है ना, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की हाँ तरफ सर। फील्ड यस का सर। डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू राइट नेगेटिव। टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगा। अब आपने जो फील्ड लगाया था वो इतना था, और इस चार्ज के कारण फील्ड इधर हो गया, तो अब फील्ड कम हो जाएगी अंदर में। Yes, sir.
वेक्टर Yes, सम sir. से लिखना है ना Vector. भाई। तो Yes, sir. वेक्टर सम है, तो दोनों फील्ड अपोजिट डायरेक्शन के हैं, तो मेटल के अंदर में आपको दिखा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आया और प्लस का चार्ज उधर आया, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड घट गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, जिसके कारण मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। लेकिन जब तक रहेगी, दोनों का सम जब तक नॉन जीरो रहेगा, तब तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर रहेगी। स्ट्रॉन्ग थी पहले, धीरे धीरे वीक होती जाएगी, होती जाएगी, वीक होती जाएगी, लेकिन रहेगी कब तक? जब तक आपने जो फील्ड अप्लाई किया था उसके बराबर इस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज के कारण फील्ड नहीं जनरेट हो जाती। Yes, sir. और जैसे ही रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज के कारण जो जनरेटेड फील्ड है वो ई नॉट के बराबर होगा, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन बचे, इन पे और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, केवल आपस में कोलाइड करते हुए मस्ती से घूमते रहेंगे। लेकिन जितना यहाँ पे चार्ज आ गया है दैट इज बिकम कांस्टेंट। ठीक है ना? ये जो इतना बातें हमने बोली, इतना होने में जो समय लगता है वो कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है ना? ये सारी जो व्यवस्थाएं बताई हमने आपको होने में, उसमें जो समय लगता है वो कुछ मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो अगर आप उस मिली सेकेंड का इंटरवल जो है उसको अगर आप भूल जाओ, तो आपको क्या दिख रहा है भाई कि कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, है ना? Yes, sir. Yes, sir. उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बात अगर नहीं कंसिडरेशन में ले रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक Electric फील्ड field जो zero. होगा वो जीरो होगा। 0. है? तो ये आपको एक प्रॉपर्टी मिल गई कि आप किसी भी कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में किसी भी तरीके के फील्ड में आप प्लेस करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए, तो इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी जीरो। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. ध्यान दीजिएगा कि ये बात हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के लिए। ठीक है? अगला ही चैप्टर जब हम आपको बताएंगे तो आपको कहेंगे कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, है ना? जब इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो वहां पे कहेंगे कि मेटल के अंदर में फील्ड है, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेटल के अंदर में फील्ड नहीं होगी। ठीक है? तो दोनों Yes, sir. में डिफरेंस को समझिएगा। ठीक है? वो जहाँ पे डायनेमिक चार्ज कंडीशन, मूव करता है. हाँ वो डायनेमिक कंडीशन का सिचुएशन होगा, और ये हम स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं। जैसे देखो, थोड़ा सा उसका भी रेफरेंस दे ही दें, क्योंकि कहीं पढ़ोगे तो आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़े भी होंगे तो आपको मैं वायर के अंदर में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया होगा। हाँ, 10th में तो पढ़ते ही हो, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होगी, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए, आप अगर मान लीजिए कि ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन जो आगे इकट्ठा हो रहा था उसको यहाँ से निकालते जाइए, है ना? और इधर में Yes, जो sir. पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको इधर से इलेक्ट्रॉन के चार्ज सप्लाई से उसको कंपनसेट करते जाइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी कि नहीं मेटल के अंदर? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा मत होने दीजिए, यहाँ पे प्लस चार्ज को इकट्ठा मत होने दीजिए, उनको सप्लीमेंट करते जाइए। इधर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो मेटल के अंदर में भी फील्ड स्टेब्लिश हो जाएगी। तब ये अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। जो मिली सेकेंड के इंटरवल के बाद रुक गया था वो रुकना नहीं होगा, कंटिन्यूअस मूवमेंट आपको दिखेगा, और वही आपको इलेक्ट्रिक करंट के रूप में दिखती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने की बात कर रहे हैं या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के सप्लाई की बात कर रहे हैं, वो काम कौन करता है? सेल करता है ना? Yes, sir. जब आप वायर को सेल के दोनों टर्मिनल से जोड़ देते हो
तो क्या करता है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन सप्लाई देता है उस वायर को, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन वायर से आके मिलता है। यस ठीक है ना। तो सेल यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पे फील्ड जनरेट हो जाएगी और करंट इसमें फ्लो करने लगेगा। ठीक है, वो यस चार्ज मूविंग कंडीशन का होगा। करंट जब अपीयरेंस में आती है, डायनेमिक कंडीशन है। स्टैटिक कंडीशन में इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 0। तो नोट कर लीजिएगा एक पॉइंट के रूप में, ये पूरी पूरी समझ में आ गया जो समझाया इधर। यस सर यस सर। यस सर। तो एक Yes. पॉइंट के रूप में नोट करिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन electric field in conductor volume region is always 0। ये पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक देखिए और इसी पे है, The wall of region. in electrostatic condition electric field inside the conductor volume region is always 0। लिख लिए। यस सर। Yes, sir. दूसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो कि ये कंडक्टर है भाई, है ना, और इसको हमने चार्ज ले जा करके इसके वॉल्यूम में कहीं यहाँ पे दे दिया क्यू। ठीक है, अंदर में कोई ब्लॉक है, उसके अंदर में आप ड्रिल करके ले गए, चार्ज वहां पे बैठा दिए। ठीक है, तो अगर जो चार्ज है वो कंडक्टर के वॉल्यूम रीजन में कहीं भी दोगे, है ना, तो वो चार्ज जो है वो हमेशा मूव करके कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, जो भी चार्ज दोगे वो उसके वॉल्यूम रीजन में चार्ज नहीं होगा, जो भी चार्ज होगा वो उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, कैसे इसको अभी एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसको एज ए पॉइंट नोट करिए। whatever charge we place in whatever charge we place in conductor volume region it will always move on its outer surface। It will always move on its outer surface। ठीक है, अब मान लो कि आप कह रहे हो कि भाई हमने जो है वो क्यू चार्ज दिया था, उसमें से सब नहीं गए भाई, कुछ चार्ज यहाँ पे रह गया। तो नहीं, नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, आप इसी चार्ज के अराउंड जो आपने माना है इसके अराउंड ऐसे एक सरफेस बना लो, स्फेरिकल या किसी भी शेप का क्लोज सरफेस, और उसके लिए गॉस थ्योरम आप अप्लाई करो। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस, ये चार्ज इंक्लोज डिवीजन में एप्सिलॉन नॉट से लिखा जाता है। यस सर। अब आपने पहला पॉइंट देख लिया है कि मेटल के अंदर में फील्ड जो है 0 होगी, तो यहाँ पे अगर फील्ड नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे ई डॉट डी एस करोगे तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा। यस सर। तो लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन जो है वो 0 है, तो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस भी तो 0 रहेगा।
यस सर। नहीं तो गॉस थ्योरम वैलिड हो गया कि नहीं? तो अंदर में इसके चार्ज जीरो रहेगा, तो चाहे आप जैसा भी चार्ज रखोगे अंदर में, इसके वॉल्यूम में जहां भी चार्ज डालोगे वो चार्ज हमेशा क्या होगा, मूव करके उसके बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। वॉल्यूम में कभी भी चार्ज नहीं रहेगा कंडक्टर के। क्लियर? यस सर। यस सर। तीसरी चीज देखिए इसका, ये मान लो कि कोई कंडक्टर है जिसके बीच में इधर में खोखला है ना, हॉलो है, ठीक है ना। हॉलो है मतलब मेटल नहीं है वहां पे, कंडक्टर नहीं है वहां पे, ठीक है ना। बीच में ऐसे कोई ब्लॉक है, उसके अंदर में ऐसे खोखला पोर्शन है। अगर इस ओपनिंग रीजन में, हॉलो रीजन में आप कहीं पे कोई चार्ज रखते हैं विदाउट टचिंग द कंडक्टर, कंडक्टर को टच नहीं करना है, ठीक है ना। वो जो खोली बीच में खोखला जगह है, जैसे मान लो कि ऐसे होल है बीच में, तो यहाँ पे बीच में आपने चार्ज को ले जा करके लटका दिया, हैंग कर दिया, जैसे भी प्लेस कर दिया वहां पे, ठीक है। कंडक्टर को टच नहीं कर रहा, कंडक्टर को जैसे ही टच करेगा वो भाग जाएगा बाहर पे, बाहर के सरफेस पे ना, यस सर। ठीक है। वो उसके वॉल्यूम में कहीं नहीं रहेगा, जैसे ही टच किया वो बाहर वाले सरफेस पे जाएगा। अब इस खोखले पोर्शन में जब आप रखे तो क्या होगा, जितना चार्ज आप यहाँ पे रखोगे अंदर में खोखले जगह पे, सेम अमाउंट का लेकिन अपोजिट नेचर का इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। अगर प्लस क्यू यहाँ डाले हो तो इसके अंदर वाले सरफेस पे माइनस का क्यू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडक्टर पहले से न्यूट्रल है तो टोटल चार्ज इस पे जीरो रहना है, तो माइनस क्यू इधर में आ गया तो प्लस का क्यू इसके बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा, है ना। तभी तो न्यूट्रल रहेगा। यस सर। तो अगर माइनस क्यू आपने देखा कि इसके अंदर वाले सरफेस पे आ गया और ये कंडक्टर को पहले से कोई चार्ज नहीं दिया है, तो बाहर वाले सरफेस पे प्लस का क्यू चार्ज आ जाएगा। और अगर इस कंडक्टर को पहले से चार्ज क्यू, कैपिटल क्यू कुछ दिए होंगे, तो ये माइनस का क्यू के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्लस क्यू आएगा, और वो प्लस का क्यू जो पहले से दिए थे वो भी यहीं रहेगा। तो टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इतना हो जाएगा, ठीक है। और अगर पहले से चार्ज नहीं दिए हो तो क्या होगा, उतना ही पॉजिटिव का चार्ज इसके बाहर वाले सरफेस पे आएगा। जितना चार्ज रखे हो उसी अमाउंट का उसके, लेकिन नेचर में अपोजिट। ये भी आप गॉस थ्योरम से जस्टिफाई कर सकते हैं। मेटल के अंदर में फील्ड जीरो होती है ये मालूम है, आप ऐसे गासियन सरफेस बना लो भाई जो इस सरफेस को इंक्लोज कर रहा है। फील्ड इसके द्वारा कोई यहाँ पे है नहीं, मेटल के अंदर फील्ड जीरो होती है मालूम है, तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इंक्लोजर ऑफ चार्ज जीरो होना चाहिए, ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो होना चाहिए। यानी कि जितना आपने कैविटी में रखा है चार्ज, उतना ही अपोजिट नेचर का चार्ज इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा। तो इसको नोट किए हैं क्या अभी पॉइंट को? नो सर। नहीं तो नोट कर लीजिए। इफ बी प्लेस सर्टेन चार्ज, if we place certain charge in cavity region of a conductor, in a cavity region of a conductor,
same amount of charge but of opposite nature, same amount of charge but of opposite nature will necessarily appears on its inner surface. Necessarily appears on its inner surface. And if metal is initially uncharged, if metal is initially uncharged, same amount and of same nature will charge appear on its outer surface. Same amount and of same nature of charge appear on its outer surface. अब एक चीज और इधर में है, ध्यान में देना है, बट इसका एक्सप्लेनेशन आगे चल के देंगे। जो चार्ज इसको आप देते हो मेटल को, वो चार्ज इसके सरफेस पे इस तरीके से जाता है कि सरफेस का पूरा जो रीजन है वो इक्विपोटेंशियल रीजन हो जाए। ठीक है ना? तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस के कर्वेचर पे डिपेंड करता है। जहां पे शार्प होगा कर्वेचर बड़ा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, जहां पे वहां पे ज्यादा चार्ज होगा। और जहां पे कर्वेचर कम होगा यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, वहां पे कम अमाउंट ऑफ चार्ज जाएगा। ठीक है? यस सर। ये एक पॉइंट है जो आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे भी वहां पे, बट अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखिए, है ना? जब पोटेंशियल की बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वहां पे आपको इस बात को और फिर से बताएंगे। ठीक है? क्योंकि कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल होता है ना? तो पीछे में शायद आपको बताया था ना कि मेटल सरफेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के बाहर में, और अंदर में फील्ड नहीं दिखाना चाहिए। बताया है? यस सर। इलेक्ट्रिक यस फील्ड सर। लाइन की कुछ प्रॉपर्टी बता रहे थे तो बताया है ना? तो अंदर में क्यों फील्ड लाइन नहीं दिखाना चाहिए वो तो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की हाँ बात हुई तो यस सर। ठीक है ना, क्योंकि मेटल के अंदर में फील्ड होता ही नहीं स्टैटिक कंडीशन में। तो मेटल के अंदर में स्टैटिक कंडीशन में फील्ड लाइंस को नहीं दिखाना है। ठीक है? अब बाहर में परपेंडिकुलर क्यों दिखाना है, वो जब पोटेंशियल बता लेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों जो है बाहर में परपेंडिकुलर दिखाना है। ठीक है? ओके। क्लियर है इतनी यस सर। बातें? हम्म, यस सर। ठीक है। तो अब आओ इंसुलेटर का भी थोड़ा सा बिहेवियर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इंसुलेटर आप उनको कहते हो भाई
जिनमें कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम और मॉलिक्यूल से बाउंडेड है, कोई भी लिबरेटेड नहीं है, कोई भी फ्री नहीं है पूरे वॉल्यूम में मूव करने के लिए। हर इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी एटम से जुड़ा है, ठीक है। तो उसको आप क्या कहते हो, इंसुलेटर कहते हो। अब किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर हम देखेंगे एटॉमिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो वो दो तरीके के होते हैं। एक जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइडिंग है, जैसे जो एटॉमिक है, एटॉमिक सॉलिड है मान लीजिए, तो एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको कहते हो, स्प्रेड है। पॉजिटिव चार्ज का सेंटर, निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। एक इस तरीके का मटेरियल होता है। और जिसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के मान लो कि उसका मॉलिक्यूल बना है, दो अलग अलग एटम, जिसमें से कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे से ज्यादा है। तो आपको केमिस्ट्री में पढ़े होंगे भाई कि जिसका यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो हाँ। उसी की तरफ खींच जाएगा, है ना। यस सर। इंडक्टिव। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसकी तरफ खींच जाएगा, उधर वाला रीजन जो होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और दूसरा वाला सेक्शन जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यस सर। ऐसे में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे, दोनों का सेंटर एक ही जगह पे नहीं रहेगा, है ना। यस इस तरीके यस सर। के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक यस सर। डाइपोल क्या होता है भाई, जब दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेम अमाउंट के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे हो, तो उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते डाइपोल। हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इक्वल चार्ज अपोजिट नेचर का, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के पोजीशन को अगर यल से दिखाए हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको बाद में भी डिटेल में करेंगे, केवल इस बिहेवियर को समझाने के लिए थोड़ा सा डाइपोल बताना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा जाता है Q इंटू वेक्टर L से ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। प्लस का चार्ज माइनस का चार्ज एक दूसरे से माइन्यूटली प्लेस, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा उसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यस ठीक है ना। यस सर। और आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ये सारी चीजें आगे डिटेल में बताएंगे, अभी केवल आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस इंसुलेटर के बिहेवियर को समझाने के लिए, ठीक है। यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल when placed in electric field, it
experiences a torque given by tau equals to P cross E, है ना? P क्या है? डाइपोल का डाइपोल मोमेंट और क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना? P क्रॉस ई से आप उस टॉर्क को लिखते हो जो डाइपोल पे लगता है। ये फार्मूला बनता कैसे है वो आगे चल के हम लोग समझेंगे, ठीक है? अब आइए देखते हैं, समझते हैं। ये दो तरीके के हमारे इंसुलेटर हो सकते हैं। एक ऐसा इंसुलेटर जिसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर निगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे कोइंसाइडिंग है, और दूसरा इंसुलेटर जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के सेंटर डिस्प्लेस्ड है। जैसे आपको मालूम होगा H2O वाटर, है ना? यस सर। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये नेगेटिव चार्ज की तरीके से बिहेवियर देता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर जो है वो सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो गए, तो वाटर जो है वो डाइपोल बना देता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना? Yes, sir. इसी तरीके से कोई भी मालिक्यूल अलग अलग एटम से मिलके बना है तो इट इज गोइंग टू पोजेस डाइपोल मोमेंट, ठीक है? पॉजिटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे होगा, नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह पे होगा। अब ऐसा मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें ये डाइपोल्स जो होते हैं दे आर अरेंज रैंडमली इन दैट पर्टिकुलर मटेरियल, रैंडम पोजीशन में होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में कोई किसी डायरेक्शन में। ये मान लो कि पी को दिखा रहे हैं हम, तो सब रैंडमली ओरिएंटेड है, तो आपको क्या मिलता है कि इसके पूरे वॉल्यूम का जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज जीरो। मॉलिक्यूलर लेवल पे तो है, लेकिन एक वॉल्यूम लेंगे ऐसे मटेरियल का तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, क्योंकि वेक्टर है ना, और Yes, सब sir. वेक्टर रैंडमली ओरिएंटेड है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, संख्या में बहुत बड़े हैं, तो सबको जोड़ेंगे तो जीरो मिल जाएगा ना। Yes, sir. जैसे कि यस सर। कंटेनर के अंदर में आप गैस रखे हो, तो गैस के मालिक्यूल इधर उधर इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते होते हैं ना, लेकिन इफेक्टिव वेलोसिटी क्या मिलती है उन मालिक्यूल्स की? दैट इज जीरो। यस सर। कारण कि उनका मोशन रैंडम है और संख्या बड़ी है, तो सब वेक्टर को जोड़ोगे तो जीरो मिल जाएगा, नल वेक्टर मिल जाएगा। तो वैसे में डाइपोल मोमेंट भी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगा कि इसकी भी संख्या बड़ी होगी और रैंडम ओरिएंटेशन की होगी, तो सम इसका जीरो हो जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का तो आपको जीरो मिलता है, लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा भाई? अब इन डाइपोल पे टॉर्क लगेगा, है ना? जो टॉर्क आप इधर में लिखे थे पी क्रॉस ई से, तो पी क्रॉस ई का डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि ये डाइपोल को ऐसे अलाइन कर देगा ना, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर देगा। थर्मल एजिटेशन इस अलाइनमेंट को डिस्टर्ब भी करेगा, लेकिन सर्टेन डिग्री ऑफ अलाइनमेंट हो जाएगी। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पोच के तरफ निगेटिव चार्ज होता है भाई, देखो डाइपोल के, और हेड की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इधर में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेटेड हो गए तो इधर में फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मेटल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी बेटा, ये इंसुलेटर के अंदर में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी स्मॉलर एज कंपैरिजन टू द अप्लाइड फील्ड। आपने ई की फील्ड लगाई या ई नॉट की फील्ड लगाई, तो अंदर में जो फील्ड होगी ई, ये फील्ड जो होगी वो पहले वाले से कम होगी। कितना कम होगी?
वो उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा जिसको आप बोलते हो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, जो या रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, जो पीछे में रिलेटिव परमिटिविटी बात करी गई थी ना शुरू में एकदम। यस सर। हाँ, तो ये उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई जिसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। कल इसको आगे फिर बढ़ाएंगे, आज को यहीं पे करेंगे फिनिश। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए पर हाँ हाँ, लीव कर जाओ, अटेंडेंस हो। ओके सर।